Good morning. Today we will study diagnosis and treatment of tuberculosis in children. Diagnostic tools in tuberculosis. Gold standard is demonstration of acid-fast bacilli in the body fluid or tissues, example sputum or CSF. जिसे हम स्पूटम टेस्ट फॉर AFV भी कहते हैं. It is a gold standard, means main test for this tuberculosis. Chances of AFP positivity in children is low due to absence of cavitary lesion. Means bacillary load is less. So chances of AFP positivity is also low. So confirmatory test for tuberculosis are first bacterial diagnosis, direct acid fast bacillus staining जिसे sputum test है. कल्चर सॉलिड और लिक्विड मीडिया कोई भी यूज़ करके, जैसे रैपिड कल्चर वैक्टेक और एमगिट. मॉलिकुलर डायग्नोसिस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन नैट, जीन एक्सपर्ट MTV और रिफ. सीरो डायग्नोसिस में एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, इंटरफेरॉन गामा रिलीज. ऐसे मेनली जो बैक्टीरियल डायग्नोसिस में AFP स्टेनिंग हम करते हैं, बाकी जो कल्चर है फास्ट और स्लो जो भी, लेकिन कल्चर है मेनली. मॉलिकुलर डायग्नोसिस में न्यूक्लिक एसिड मतलब जो माइकोबैक्टीरियम है उसके न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई करके स्टडी करते हैं. और सीरो डायग्नोसिस में एंटीजन की डिटेक्शन सीरम से या एंटीबॉडीज़ की, या इंटरफेरॉन गामा रिलीज. ऐसे मीन्स जो मैक्रोफेजेस है वो इंटरफेरॉन गामा को रिलीज़ करते हैं, तो कि उसकी जो अगर बढ़ी हुई वैल्यू है तो मीन्स एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ज़्यादा है जो TB एंटीजन के अगेंस्ट जो है जिनकी एक्टिवेशन हुई है. तो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे इज ऑल्सो टेस्टेड इन दिस diagnosis of TB. Supportive diagnosis are clinical suspicions on the basis of sign and symptom, tuberculin test, radio diagnosis means X-ray, USG, CT, MRI, indirect markers, lymphocytes, WBC count will be raised, ESR will be raised, exudative body fluids. जैसे कि अगर हम प्लूरल इफ्यूजन है तो प्लूरल फ्लूइड को टैप करके उसकी स्टडी करना, या पेरिटोनाइटिस हो गया TB की वजह से तो उसका पेरिटोनियल फ्लूइड का स्टडी करना. माइकोबैक्टीरियम प्रोडक्ट AD एडिनोसिन डायमिनेज इसका टेस्ट. हिस्टोपैथोलॉजी, एस्पिरेशन साइटोलॉजी और टिश्यू बायोप्सी. एस्पिरेशन साइटोलॉजी में सिरिंज के थ्रू उसको एस्पिरेट करके लीजन को उसका सेल का स्टडी. टिश्यू बायोप्सी मीन्स उसका एक सैंपल लेके टिश्यू का उसका स्टडी करना. डायग्नोसिस, अगर किसी पेशेंट को परसिस्टेंट कफ है फॉर मोर देन 2 वीक्स, साथ में लॉस ऑफ वेट या की हिस्ट्री है, या नो वेट गेन इन लास्ट 3 मंथ है, हिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, मतलब घर पे कोई स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है तो उसका स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, जिसको जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है स्पूटम टेस्ट फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई. अगर पॉजिटिव है तो स्पूटम पॉजिटिव केस है. अगर नेगेटिव है तो 7 डेज़ की एंटीबायोटिक देंगे अगर पहले एंटीबायोटिक नहीं दी गई है. अगर रिस्पांस नहीं है 7 डेज़ के बाद भी तो हम चेस्ट एक्सरे और TT मीन्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट, जिसको मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं, वो किया जाता है. अगर दोनों पॉजिटिव है तो जैसे फर्स्ट साइड में अगर दोनों पॉजिटिव है तो GLAF मीन्स गैस्ट्रिक लवाज एसिड फास्ट बेसिलाई, स्टमक वॉश करके उसको स्टडी किया जाता है. अगर पॉजिटिव है तो स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस, अगर नेगेटिव तो स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस है. अगर चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है लेकिन मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो चेस्ट एक्सरे रिपीट करना है एंटीबायोटिक का एक कोर्स देने के बाद. अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर से हमने गैस्ट्रिक लवाज का एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट करना है. अगर चेस्ट एक्सरे और ट्यूबरक्लोनी टेस्ट मीन्स मॉन्टॉक्स टेस्ट दोनों नेगेटिव है तो कोई और डायग्नोसिस होगा, फिर उसको ट्रीट करेंगे, या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल TB होगा. सपोर्टिव टूल इन डायग्नोसिस, क्लिनिकल सस्पिशन में अगर घर पे कोई हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है स्पूटम पॉजिटिव, अगर BCG वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, प्रेजेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विद ओवर क्राउडिंग है, ऐसे में बेसिलरी लोड जो है बढ़ जाता है. सजेस्टिव क्लिनिकल पिक्चर, अगर पेशेंट में क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस के आ रहे हैं. स्किन हाइपर सेंसिटिविटी, डिटेक्शन ऑफ DTH अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस मीन जो डिटेक्शन ऑफ DTH अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस ये है ट्यूबरक्लोनी टेस्ट और मॉन्टॉक्स टेस्ट. ये हमें अगर पहले इन्फेक्शन हुआ हो, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हुए हों, तो जैसे ही जो
ट्यूबरकुलिन ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी प्यूरिफाइड प्रोटीन जैसे ही पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट की जाती है थ्रू इंजेक्शन, तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, जिससे हम कहते हैं कि मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है। उसे ही स्किन हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट कहा गया है। उसके बाद एंटीजन टेस्ट। एंटीजन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी जो प्रोटीन है, उसकी जो सस्पेंशन है, बेसिलरी प्रोटीन सस्पेंशन को उसको अवेलेबल है वो एज ए प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। मीन्स जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसकी जो प्रोटीन है वो एज ए एंटीजन काम करती है। और उसको जब बच्चों में हम मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं तो उसकी जो उसकी प्रोटीन है, जो एंटीजन जिसकी स्ट्रेंथ है, वो 2 ट्यूबरक्लिन यूनिट यूज़ की जाती है रूटीन मॉन्टॉक्स टेस्ट के लिए। तो ये डोज याद रखना है। 2 ट्यूबरक्लिन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर मॉन्टॉक्स टेस्ट इन चिल्ड्रन। ऐसे इंटरट्यूबरक्लिन सिरिंज में 2 ट्यूबरक्लिन यूनिट जो है वो लिया जाता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन। फिर उसको ऐसे इंट्राडर्मली, जैसे पिक्चर में बताया, इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। बोलर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म मीन्स फोर आर्म के वेंट्रल साइड पे। फिर ये जो व्हील है जो इंट्राडर्मल देने से बना 15 to 30 मिनट में सबसाइड हो जाता है, लेकिन उसके बाद इन ड्यूरेशन में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जब इन्फ्लेमेशन को 48 to 72 आवर्स के बाद हम उसको रीड करते हैं, उसे स्केल से उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है, जो किसी भी डायरेक्शन में लेकिन मैक्सिमम है, उसको हम मेजर करते हैं। अगर 7 डेज़ के अंदर ट्यूबरक्लिन टेस्ट को रीड नहीं किया गया तो उसको रिपीट करना पड़ता है। इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर जो इंड्यूरेशन का जो डायमीटर है वो लेस देन 5 mm मतलब 1/2 सेंटीमीटर से कम है, तो टेस्ट जो है नेगेटिव है, तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर वो 5 to 9 mm है तो बॉर्डर लाइन रिपोर्ट है, मतलब BCG इम्यूनाइजेशन हुआ पेशेंट को पहले, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है। 10 to 14 है, इसका मतलब ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव है। और प्रीवियस नेचुरल इन्फेक्शन है, या ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ ही हो, प्रीवियस नेचुरल इन्फेक्शन में भी 10 to 14 आ जाते हैं। 15 में अगर 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर अगर ट्यूबरक्लिन टेस्ट की ड्यूरेशन पॉजिटिव है तो टेस्ट जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव है और डिजीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अदर टेस्ट जो BCG टेस्ट और हीप टेस्ट, ये आउटडेटेड है। इनमें BCG टेस्ट जैसे BCG की डोज पेशेंट को दी जाती है, वैसे ही उसी अमाउंट में एक डोज दिया जाता था पेशेंट को और उसका रिएक्शन देखा जाता था, लेकिन अभी आउटडेटेड है। हीप टेस्ट में क्या है कि एक मल्टीपल नीडल वाला एक सिरिंज लिया जाता था और उसमें मल्टीपल जगह इंसर्ट किया जाता था। BCG वैक्सीन को मल्टीपल साइड पे ऐसे इंजेक्ट किया जाता है, जैसे पिक्चर में दिखा है। फिर उसके कितनी ड्यूरेशन है उसको नोट किया जाता था, ये भी आजकल नहीं किया जाता। रेडियो डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे to diagnose the primary lesion, to search the primary focus in extraperitoneal tuberculosis, to assess the therapeutic response। मतलब ट्रीटमेंट के बाद हम फिर से असेस करेंगे कितना चेंजेस हैं। रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या चेंजेस आएंगे एक्सरे में? राइट साइड में, क्योंकि जो राइट लंग है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल और शॉर्टर और ब्रॉडर ट्रैकिया, तो शॉर्टर एंड ब्रॉडर ब्रोंक्यूल्स। तो राइट साइड में जो पैराट्रैकियल और हाइलर रीजन में नोड्स होते हैं उनकी वाइडनिंग होती है। कार्नियल लिम्फेडिनोपैथी मीन्स जहाँ पे ट्रैकिया की वाइफर्केशन होती है उसको कैरिना कहते हैं। कैरिना की उस एरिया पे, कैरिना के एरिया में लिम्फेडिनोपैथी होती है। और जो कार्नियल एंगल है वो जनरली 70 to 90 डिग्री होता है, लेस देन 70 to 90 होता है, लेकिन इसमें वो वाइड हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। मिडल लोब सिंड्रोम मतलब मैक्सिमम इन्फेक्शन मिडल लोब में होता है, या फिर सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस। सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस का मतलब है जो उस एरिया में जो एल्वियोलाई है उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, एल्वियोलाई के अंदर एयर नहीं है, उसको एटेलेक्टेसिस बोला जाता है। रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में पैराट्रैकियल लिम्फ नोड की स्वेलिंग है, राइट लोब में लीजन है। प्रोग्रेसिव प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में जब कैविटरी लीजन बनने लगता है तो ऐसे कॉइन शेप्ड, जैसे सेकंड वाली इमेज में गोल कॉइन शेप्ड जो है एबनॉर्मेलिटी आती है।
कंसोलिडेशन मतलब इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वाइट पिक्चर आती है। लास्ट सेगमेंटल ट्रैकिया सेंटर। कोलैप्स का क्या मतलब है? कोलैप्स में पूरा लंग एक साइड का बिल्कुल वाइट हो गया है। कैविटी में ऐसे राउंड कॉइन शेप्ड कैविटी है। प्लूरल इफ्यूजन में कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जैसे राइट साइड में शार्प कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जबकि लेफ्ट साइड में पूरा कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो वाइट हो गया है। ब्रोंकोन्यूमोनिया में लार्ज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लीजन है, ऐसे वाइट पैचेज होंगे। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में बहुत छोटे छोटे मिलेट की साइज के पैचेस होंगे। ब्रोंकेक्टेसिस में मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, तो इसमें आप देखिए ब्रोंक्यूल्स की ऐसे इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रही है पूरी। न्यूमोथोरेक्स मीन्स प्लूरल कैविटी, मतलब प्लूरल कैविटी और थोरेक्स के बीच में एयर आ गई, जिसमें जो एयर शेडो है वो ज़्यादा दिखाई, तो इसलिए लेफ़्ट साइड में आप देखिए कितने सारा ब्लैक शेडो जो है लेफ़्ट साइड के लंग फील्ड में ब्लैक शेडो ज़्यादा है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स है। एम्फिसीमा का मतलब है जो लंग के टिश्यू है, जो एल्वियोलाई है वो रप्चर हो गया है, और एक एल्वियोलाई रप्चर होकर दूसरे के साथ फ्यूज़ करके बड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और वो एयर एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रहे हैं। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इज बैक्टीरियल डायग्नोसिस। गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन कोई जैसे गैस्ट्रिक लवास से या फिर ट्यूबरकुलर लीजन से स्पेसिमेन लेके उसमें से माइकोबैक्टीरियम को स्टडी करना। तीन बार एटलीस्ट जो है माइकोबैक्टीरियम पॉजिटिव आना चाहिए। बाकी बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर है, कन्वेंशनल कल्चर, रैपिड कल्चर, इसका बस एक तो अपने माइकोबैक्टीरियम का ये AFP स्टडी याद रखना है, और दूसरा कल्चर्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में वही है कि DNA में एक सैंपल में से बैक्टीरिया के DNA को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई करके स्टडी किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्निक से भी उसके न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है, उसके न्यूक्लियर मटेरियल को, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है। बाकी जेनेटिक स्टडीज़ हैं। सीरो डायग्नोसिस में एंटीजन का टेस्ट है, एंटीबॉडी का टेस्ट है, जैसे इंटरफेरॉन गामा रिलीज से है। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कीमोथेरेपी एज वेल एज जनरल और स्पेसिफिक सपोर्टिव मेजर। कॉमन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, स्टैंडर्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, सपोर्टिव थेरेपी ड्रग, रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो बैक्टीरियासिडाल बैक्टीरिया को किल करने वाली होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, जो रैपिडली मल्टीप्लाइंग एज वेल एज डोरमेंट स्ट्रेन दोनों को किल कर सके, जो साइट ऑफ एक्शन पे इफेक्टिव कंसंट्रेशन में पहुंचे, जो ड्रग रेजिस्टेंस जिससे ना हो, फ्री फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंस हो, ये इसकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है? आइसोनाइजाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनके जो सिंबल है आइसोनाइजाइड का H, रिफेम्पिसिन का R, इथेम्ब्यूटल का E, पैराजिनामाइड का Z और स्ट्रेप्टोमाइसिन का ऐसा आपको याद रखना है। सेकेंड लाइन ड्रग्स है थायासिटाजोन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, इथिनोमाइड, साइक्लोसिरीन, एमिकेसिन। न्यूअर ड्रग्स है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो जनरली पेशेंट के GI इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, वो जनरली यूज़ एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, इसलिए इसका मिनिमम यूज़ करना चाहिए अदर देन TB ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हम इसको फ्यूचर में सेव कर सकें एज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में। तो यहाँ पे ड्रग कौन सी है? आइसोनाइजाइड है, मोड ऑफ एक्शन बैक्टीरियोसिडाल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, साइट क्या एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, कौन से बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, फास्ट स्लो पे, डोज कितनी है, 5 to 10 mg है। आइसोनाइजाइड की रिफेम्पिसिन के अलग 10 to 12 mg पर kg। साइड इफेक्ट्स के हैं, ये पूरा चार्ट आपको याद करना है। और एक चीज़ याद, पैराजिनामाइड जो हेपेटाइटिस करता है, इसलिए जो पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे उनका लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है।